गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मैकमिलन समरी सीरीज पर हमारी मॉड्यूल डी पर बातचीत चल रही थी। मॉड्यूल डी पर जो आज हम चर्चा करेंगे वो फिक्स्ड इनकम मार्केट से संबंधित है और आज हम बातचीत करने वाले हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और फिम्डा के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो मॉड्यूल डी पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस सिस्टम की इसकी पेपर की अगर हम बात करें, क्योंकि यूनिट सबसे ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अपने आप बनकर निकलता है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी और फिम्डा पर मेरी आपसे पूरी पूरी चर्चा होनी है। मॉड्यूल डी के इन टॉपिक्स पर बात करते हुए हम मॉड्यूल ए, बी और सी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, जिनको आप अभी तक नहीं देख पाए, वो इसी चैनल के लाइव सेक्शन, या अगर लाइव सेक्शन में आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे तो वीडियो सेक्शन में आप आके देख सकते हैं। जल्दी इनकी प्लेलिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। मैकमिलन समरी सीरीज में मैं हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट की समरी पर बात कर रहा हूं। जहां पर समरी मैकमिलन बुक में दी गई है वहां पर समरी पर पूरा डिस्कशन हो रहा है। और कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे मॉड्यूल सी में और मॉड्यूल डी में, ज्यादातर मॉड्यूल सी और डी में ही ऐसे हैं जहां पर समरी या तो बहुत कम है या तो नहीं दी गई है। वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से डिस्कशन कर रहा हूं। इसलिए आपके लिए क्लासेस सारी की सारी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हमारी बात इन दो मुद्दों पर होगी। सबसे पहले समझते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट किसको कहा जाता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को समझने के पहले एक रिकॉल कर लेते हैं कॉल मनी मार्केट का, क्योंकि ये लगभग लगभग कॉल मनी मार्केट जैसा ही है, बस इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और ये अनसिक्योर्ड होता है। वैसे कॉल मनी मार्केट भी अनसिक्योर्ड ही होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कॉल मनी मार्केट को, कॉल मनी मार्केट अब चर्चा का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये कॉल मनी मार्केट जैसा ही है, इसलिए सबसे पहले इसको आज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉल मनी मार्केट क्या था? कॉल मनी मार्केट वो मार्केट था जहां पर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, इसमें सारे कॉमर्शियल बैंक शामिल होते हैं, जो आपके शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, आरआरबीज, ये सब कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकते थे, वो कॉल मनी मार्केट कहलाता था। कॉल मनी मार्केट में आप तीन तरीके से फंड रेज करते थे। कॉल मनी मार्केट जो है कोई कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें नहीं रखनी पड़ती है, इसलिए कॉल मनी मार्केट भी आपका एक अनसिक्योर्ड मार्केट ही होता है। तो कॉल मनी मार्केट को हम कई बार इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉल मनी मार्केट में एक बैंक दूसरे बैंक से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज करता था। अगर ये पैसा केवल एक दिन का है, यानी एक बैंक ने दूसरे बैंक से केवल एक दिन का फंड लिया है, तो इसको हम कॉल मनी कहते थे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भैया। और अगर ये पैसा 2 दिनों से लेकर 14 दिनों तक के लिए गया, 2 days to 14 days के लिए अगर लिया गया है, तो इसी को हम कहते थे नोटिस मनी। और अगर ये 14 days से ज्यादा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? नोटिस मनी कहते हैं। और अगर ये पैसा मोर देन 14 days है, मोर देन 14 days है, ये सब मैं आपसे पीछे चर्चा कर चुका हूं। क्लियर है? मोर देन 14 days, 14 days से लेके कब तक मैक्सिमम? तो ये कॉल मनी मार्केट का हिस्सा है, इसलिए मैक्सिमम हो सकता है अप टू 365 डेज। वैसे इसमें 90 दिनों तक का पैसा प्रैक्टिकली ज्यादातर लिया जाता है, लेकिन 365 दिनों तक के लिए लिया जा सकता है, तो इसे हम टर्म मनी कहते हैं। ये कॉल मनी मार्केट में आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। यहां पर सिर्फ इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले, वो लगभग लगभग इसके जैसा ही है। तो कॉल मनी मार्केट एक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का बाजार था, जहां एक बैंक दूसरे बैंक से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकते थे। तो यहां पर बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रूरल बैंक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइमरी डीलर से, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में, इंटर, पहले समझ लीजिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में आते हैं। क्लियर है? पहले हम सारी बातों को समझेंगे जैसे हम हमेशा बातचीत करते हैं, और फिर हम जाएंगे नोट्स की तरफ। जब हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की तरफ आते हैं, तो यहां पर एक कॉर्पोरेशन दूसरे कॉर्पोरेशन से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉर्पोरेट बॉडी, या मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है ए, और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी। अब यहां पर कंपनी ए को कुछ शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ए के पास पहले देख लेते हैं कि फंड रेज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि कंपनी बैंक से जाकर ऋण ले सकती है, एक ऑप्शन उसके पास ये है। कंपनी को बैंक से अगर ऋण मिलेगा तो उसके पीछे कई सारी लीगल प्रक्रिया है जो उसे पूरी करनी होगी, जैसे कोलेट्रल रखना पड़ेगा, गारंटर आते हैं, फिर बैंक कहीं उसको ऋण देता है और उस पर बैंकों को ब्याज भी देना पड़ता है। और बैंकों से ऋण लेना थोड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसे तुरंत फंड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी कंपनी को इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट है या अपना कैश फ्लो वो बनाए रखना चाहता है, तो वो कैसे फिर शॉर्ट टर्म का फंड रेज करेगा? बैंक से उसे एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया उसके लिए हो जाती है और वहां ब्याज उसको देना ही देना है। तो ऐसी सिचुएशन में
वो दूसरे कंपनी से जाके, दूसरे कॉर्पोरेशन से जाके फंड की डिमांड कर सकता है। जिन कॉर्पोरेशन के पास फंड एक्सेस अमाउंट में है, अब जैसे मान लेते हैं कंपनी बी के पास एक्सेस अमाउंट में पैसा है, तो वो चाहे तो इसको बैंक के पास रख दे और वहां से ब्याज कमाए, एफडी करवा दे, बैंक से ब्याज कमाए। लेकिन अगर उसको कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि उसे बैंक से ज्यादा ब्याज मिले, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर जब हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी आईसीडी की बात करते हैं, तो उसे ये लाभ मिल सकता है, यानी बाजार में पैसा लगाने से ज्यादा ब्याज उसे मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इसी को हम समझने की कोशिश करें। तो यहां पर फंड की रिक्वायरमेंट है कंपनी ए को, उसे पैसे की जरूरत है, और कंपनी बी जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो दे सकता है। कंपनी ए ने कंपनी बी से फंड रेज करने की मांग की कि भैया आप हमें पैसा दे दीजिए, हमें शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए। आईसीडी बिल्कुल इसकी तरह ही, आईसीडी में पैसा एक दिन से लेकर, आईसीडी में पैसा वनडे से लेकर 365 दिनों तक का हो सकता है, जैसे कि कॉल मनी मार्केट में होता है। लेकिन अमूमन इसमें भी ज्यादातर जो प्रैक्टिकली पैसा लिया जाता है वो 90 डेज तक का ही लिया जाता है। कॉल मनी मार्केट से इसकी काफी समानता है। कॉल मनी मार्केट में भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनमें भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कंपनी ए कंपनी बी से शॉर्ट टर्म का फंड बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के ले सकता है। क्लियर है? तो इसे कोई भी कोलेट्रल रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पर किसी भी कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि यहां पर कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहां पर जो ऋण लिया जाता है या जो फंड रेज किया जाता है वो अनसिक्योर्ड होता है। क्लियर है? वो क्या है भैया? अनसिक्योर्ड है, क्योंकि यहां पर कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा गया है। तो एक कंपनी बी से जिसके पास सरप्लस अमाउंट है उससे फंड रेज करेगा। चलो, कोलेट्रल पैसा यहां पर नहीं, कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, तो क्या ब्याज भी नहीं लगता है? तो आंसर है ऐसा नहीं है। कोलेट्रल नहीं लगेगा, लेकिन इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी जिसने फंड लिया है वो इंटरेस्ट पे करेगा। सिर्फ कोलेट्रल नहीं होगी, बाकी उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रेटिंग क्या है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी फंड रेस करने जा रही है उसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेटिंग होना चाहिए। रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ब्याज उतना कम आपको देना पड़ेगा। रेटिंग जितनी ज्यादा खराब आपकी होगी, ब्याज आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अमूमन इस मार्केट में ब्याज थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ता है, चूंकि कंपनी ए बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के कंपनी बी कंपनी ए को बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के फंड दे रहा है, इसलिए उसका प्रयास ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज लिया जाए। तो यहां पर इस मार्केट में कंपनी ए के लिए ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है। वैसे ब्याज इस बात पर निर्भर करता है, ब्याज इस बात से डिटरमाइन किया जाता है कि आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रेटिंग क्या है। रेटिंग जितनी खराब होगी, ब्याज आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ब्याज आपको उतना कम देना पड़ेगा। तो सवाल कई सारे पूछे जाते हैं इस पे। पहले पूछा जाता है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में कौन फंड रेज कर सकता है और कौन फंड देता है। तो कॉर्पोरेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी डीलर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी डीलर केवल और केवल बोरोवर के रूप में आ सकता है, लेंडर के रूप में यहां पर नहीं आता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? बाकी ज्यादातर इसका उपयोग कंपनीज करते हैं। हाँ, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, सिर्फ वही कंपनी इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, या तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, या तो अब जो 2013 नया वाला अधिनियम है उसके अंतर्गत वो कॉर्पोरेट हुई हो, इनकॉर्पोरेशन उनका हुआ हो, तो ही वो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी बात समझ में आ गई। अब मैं पूरी बात को एक बार में एक लाइन में आपके साथ दोहरा दे रहा हूं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक क्या है, विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी का बाजार होता है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के फंड रेज कर सकती है जब उसे आवश्यकता होती है। इसकी जो रेंज होती है वो एक दिन से लेकर 365 दिनों तक का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसका उपयोग 90 दिनों तक के लिए किया जाता है। प्राइमरी डीलर अगर आते हैं तो वो 7 दिन से कम का पैसा बोरो नहीं करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस बाजार में जो फंड दिया जाता है वो अनसिक्योर्ड होता है। पहली बात यह है, वो सिक्योर्ड नहीं होता है। दूसरी जरूरी बात आपको यह समझना है कि यहां पर ब्याज देना पड़ता है। ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रेटिंग क्या है। रेटिंग जितनी अच्छी होगी आपका ब्याज उतना कम होगा, रेटिंग जितनी खराब होगी आपको ब्याज उतना ज्यादा देना पड़ेगा। अमूमन इस मार्केट में ज्यादा ब्याज दर लगाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। लगभग वैसा ही काम कर रहा है जैसा कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत करता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंतर्गत
दिक्कत आती है, जो मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? जरूरी ये भी आपको याद रखना कि ये कंपनीज एक्ट या तो 1956 या तो 2013 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट हुई हो। अब ये सारी बात यहां पर पढ़ लेते हैं। एन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज एन अनसिक्योर्ड बोरोइंग बाय कॉर्पोरेट्स, एफआई एंड एफआईज अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। आप यहां पर 2013 भी लिख लीजिएगा। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है? एक अनसिक्योर्ड बोरोइंग मेथड होता है जहां पर कॉर्पोरेशंस और एफआई एक दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी से जो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उनसे वो फंड रेज कर सकती हैं। द कॉर्पोरेट हैविंग सरप्लस फंड्स वुड लेंड टू अनदर कॉर्पोरेट इन नीड ऑफ फंड्स। जिस कॉर्पोरेट के पास सरप्लस पैसा होता है, जिसको पैसे की आवश्यकता होती है, उसे वो देता है। कैसे इंटरेस्ट रेट इसमें डिटरमाइन किया जाता है, पीछे हम लोगों ने देखा। द आईसीडी लेंडिंग वुड बी एन अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस एंड हेंस अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिमांडेड बाय द लेंडर। चूंकि ये जो मार्केट होता है, यहां पर जो लेंडिंग होती है वो अनकोलेटरलाइज्ड होती है, यानी कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। इसकी वजह से जो लेंडर होता है वो ज्यादा ब्याज की डिमांड करता है, तो ज्यादा ब्याज यहां पर देखा जाता है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग होती है बोरोइंग की, वो बहुत आवश्यक होती है। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बोरोइंग कॉर्पोरेट वुड डिटरमाइन द रेट एट विच इट वुड बी एबल टू बोरोइंग फंड्स। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेटिंग आपकी है, यानी जो बोरोइंग कंपनी है, उसकी रेटिंग वो डिटरमाइन करेगी कि ये किस इंटरेस्ट रेट पर फंड रेज कर सकता है। क्लियर है? तो जितनी खराब रेटिंग उतना ज्यादा ब्याज, जितनी अच्छी रेटिंग उतना अच्छा ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में टेन्योर देख लेते हैं, क्या रेंज इसकी होती है। टेन्योर होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का 1 दिनों से लेकर 1 साल यानी 365 दिनों तक का, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसमें जो बोरोइंग अधिकतम होती है वो 90 दिनों तक की ही होती है। अगला है, क्या प्राइमरी डीलर इसमें शामिल हो सकते हैं? यस, प्राइमरी डीलर्स आर परमिटेड टू बोरोइंग इन द आईसीडी मार्केट। द बोरोइंग अंडर आईसीडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 150 यानी 150% ऑफ द नेट ओन फंड्स एंड द मिनिमम टेन्योर ऑफ द बोरोइंग इज फॉर 7 डेज। क्या है कि यहां पर अगर प्राइमरी डीलर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन वो केवल और केवल बोरोवर के रूप में आएंगे। कितना फंड वो मैक्सिमम बोरो कर सकते हैं? तो जो भी उस प्राइमरी डीलर की एनओएफ होगी यानी नेट ओन फंड होगी, उसका अधिकतम 150% और मिनिमम 7 दिनों तक का पैसा उनको यहां पर लेना होगा। तो कम से कम 7 दिनों का पैसा वो बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी डीलर्स कैन नॉट लेंड इन द आईसीडी मार्केट। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये केवल और केवल बोरोवर के रूप में शामिल होंगे, प्राइमरी डीलर्स लेंडर के रूप में शामिल नहीं होते हैं। प्राइमरी डीलर्स होते क्या है? प्राइमरी डीलर्स वो एंटिटीज होती हैं जिनको मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने और खरीदने दोनों का अधिकार होता है। प्राइमरी डीलर्स 2 तरीके के होते हैं। अगर कोई बैंक प्राइमरी डीलर के रूप में फंक्शन कर रहा है तो उसे बैंक पीडी कहते हैं, और अगर एनबीएफसी प्राइमरी डीलर के रूप में फंक्शन कर रही है तो उसे स्टैंड अलोन पीडीज कहते हैं। भारत के अंदर ज्यादातर जो है वो बैंक पीडीज ही हैं। तो आईसीडी मनी मार्केट का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें 2 कंपनीज, 2 कॉर्पोरेशन अनकोलेटरलाइज्ड बेसिस पर फंड का लेन देन करती हैं। जिन कंपनी के पास पैसा सरप्लस है और जिसको आवश्यकता होती है उसे प्रोवाइड करता है, जिसके लिए कोई कोलेटरल नहीं रखनी होती लेकिन ब्याज देना पड़ता है। ये पूरी कहानी है भैया आपकी आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की। इतनी बात क्लियर है? अब हम बातचीत करेंगे फिम्डा पर, जो 1998 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है जी? तो अब समझते हैं जो इसका अगला हिस्सा है, आज जो डिस्कशन में आने वाला है वो है फिम्डा। क्लियर है? अब जो हमारी बात होगी वो किस पर होगी बाबा? फिम्डा पर। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1998 में, और ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेशन हुआ 1956 सेक्शन 25 के अंतर्गत। क्लियर है? फिम्डा का पूरा नाम होता है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। इसका नाम अगर आप पहले एक बार ठीक से समझिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा फिम्डा बेसिकली है क्या। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। फिक्स्ड इनकम मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज बेची जाती हैं जिन पर आपको निश्चित तौर पर इनकम होगी, जैसे बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। तो बॉन्ड और डिबेंचर का जो मार्केट होता है उसको हम फिक्स्ड इनकम मार्केट कहते हैं, क्योंकि अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको या तो इंटरेस्ट के रूप में एक फिक्स्ड इनकम होती है जब आप रिडीम करेंगे और बीच बीच में आपको ब्याज मिलेगा, या तो जो डिबेंचर्स और बॉन्ड है अगर वो डिस्काउंट के बेसिस पर बेचे जा रहे हैं तो भी आपको एक फिक्स्ड इनकम होती है। यही रीजन है कि इसको फिक्स्ड इनकम मार्केट कहते हैं। तो आपके सिलेबस में फिक्स्ड इनकम मार्केट से, चूंकि ये लिया गया है मॉड्यूल डी से टॉपिक जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिक्स्ड इनकम मार्केट में आप बॉन्ड और डिबेंचर्स को ही पढ़ते हैं। बॉन्ड और डिबेंचर में चूंकि इनकम फिक्स्ड होती है इसलिए इस मार्केट को हम बोलचाल की भाषा में फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहते हैं। अब मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, यानी ये एक एसोसिएशन है ऐसी संस्थाओं का
जो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं और डेरिवेटिव में डील्स करते हैं। यानी ये एक एसोसिएशन होता है कॉमर्शियल बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसी संस्थाओं का जो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में या डेरिवेटिव में डील करते हैं, उनका एक एसोसिएशन जिसे 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था। फिम्डा कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि एक वॉलंटरी बॉडी है। क्लियर है? इसका काम बेसिकली क्या है, मार्केट में एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। और आप यूं कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि आरबीआई की तरह, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि ये मनी मार्केट को रेगुलेट करेगा, बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन आरबीआई की तरह आप इसे एक सेकेंडरी रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में प्रैक्टिकली देख पाते हैं। बाकी ये कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होता, एक वॉलंटरी बॉडी है। क्या काम करता है फिम्डा, इसको भी हम समझेंगे, फिम्डा का क्या काम है। लेकिन पहले इसके बारे में जो मैंने आपको बेसिक बातचीत बताई उसको आप यहां से पढ़ लीजिए। देखिए, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, जिसको हम फिम्डा बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक एसोसिएशन है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, प्राइमरी डीलर्स का और इंश्योरेंस कंपनीज का। क्लियर है? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि फिम्डा में कौन कौन शामिल है या किसका एसोसिएशन है, तो आप कॉमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स और इंश्योरेंस कंपनीज इसमें शामिल होती हैं। इट इज अ वॉलंटरी मार्केट बॉडी, ये वॉलंटरी मार्केट बॉडी है। फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम जो है, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के और डेरिवेटिव मार्केट के, ये इनकॉर्पोरेट किया गया था सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। अब फिम्डा को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, फिम्डा का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि जो मनी मार्केट है या जो आपका बॉन्ड डिबेंचर्स का मार्केट है, अगर लॉन्ग टर्म का बॉन्ड डिबेंचर्स होता है तो कैपिटल मार्केट के हिस्से में जाता है, लेकिन जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। क्लियर है? तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में आप आरबीआई को देखते हैं। फिम्डा कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करती, लेकिन फिम्डा का काम यह होता है ये देखना कि आपका ये जो डेरिवेटिव मार्केट है या जो फिक्स्ड इनकम का मार्केट है, क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। यानी फिम्डा इंश्योर करता है इस बाजार की स्मूथ फंक्शनिंग को। तो सबसे पहला काम फिम्डा है, फिम्डा को लाया इसलिए गया था। दूसरा काम है फिम्डा, देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट में या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, उनके पर्सनल को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि डेरिवेटिव मार्केट काम कैसे करता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको कैसे देखने हैं। इसके लिए जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है वो भी फिम्डा उपलब्ध कराता है। दूसरा काम हो गया, यानी जो मेंबर हैं, इसके मेंबर हैं आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइमरी डीलर, अगर इनके कर्मचारियों को इस विषय में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है तो वो भी फिम्डा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा फिम्डा ये जो इंस्टीट्यूशन यानी जो इसके मेंबर्स हैं, चूंकि ये एसोसिएशन है तो इसके जो मेंबर्स हैं और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसके बीच में एक इंटरमीडिएटर की तरह भी काम करता है, एक मध्यस्थ के रूप में भी काम करता है। तीसरा काम हो गया। चौथा काम फिम्डा का ये है कि डेरिवेटिव मार्केट के लिए रेट्स को अनाउंस करवाना, रेट्स को फिक्स करवाना, ये भी काम फिम्डा करता है। चौथा काम इसका यह है कि इसके मेंबर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे एक कॉमर्शियल बैंक का दूसरे कॉमर्शियल बैंक को लेकर कोई डिस्प्यूट है किसी इस मामले में, तो डिस्प्यूट में आर्बिट्रेरी का भी ये काम करता है, यानी वहां पर भी एक न्यायिक संस्था के रूप में, आर्बिट्रेरी के रूप में ये काम करता है। ये इसका अगला फंक्शन है। इसके अलावा फिम्डा इसलिए भी जिम्मेदार माना जाता है या इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि डेरिवेटिव मार्केट में, फिक्स्ड मार्केट में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको प्रैक्टिस करना, भारत के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। इस मार्केट को डेवलप करने का काम, इस मार्केट को प्रमोट करने का काम भी फिम्डा है। तो फिम्डा अगर आप ये सारे काम को एक साथ मिलाएंगे तो लाया इसलिए गया था ताकि आपका जो फिक्स्ड मार्केट का, जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का मार्केट है वो और जो डेरिवेटिव मार्केट है ये स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, इसके बैरियर को रिड्यूस किया जा सके, किसी तरीके का डिस्प्यूट हो उसको खत्म किया जा सके, और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इसमें अप्लाई किया जा सके ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सके। और अगर इसको कहीं प्रमोशन की आवश्यकता है या कहीं पर अगर इसके बीच में अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के बीच में या रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के बीच में कहीं मीडिएटर की आवश्यकता है तो मीडिएटर का फंक्शन भी परफॉर्म करता है आपका फिम्डा। तो फिम्डा के ये सारे काम होते हैं। सवाल क्या क्या फिम्डा पे पूछा जा सकता है, यदि आपका पेपर बेहद आसान बना तो फिम्डा कब स्टैब्लिश हुआ ये पूछा जा सकता है, फिम्डा में कौन कौन लोग मेंबर के रूप में है आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिम्डा का फंक्शन इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जा सकता है। आपके जीआईबी में आधे नंबर, एक नंबर पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फंक्शन एक एक करके देख लेते हैं। रोल क्या है फिम्डा का, तो फंक्शन एज द प्रिंसिपल इंटरफेस विद द रेगुलेटर्स ऑन वेरियस इश्यूज दैट इंपैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस मार्केट। ये फंक्शन करता है प्रिंसिपल इंटरफेस के रूप में जो रेगुलेटर्स हैं उसके बीच में, ताकि इस मार्केट में अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है जो उसकी फंक्शनिंग को इंपैक्ट कर सकते हैं उसको एड्रेस किया जा सके। टू अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ बेंचमार्क रेट्स एंड न्यू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट,
इसका काम है मार्केट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना, जैसे बेंचमार्क रेट को अनाउंस करवाना, नए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में लेकर आना, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू डीलर्स एंड सपोर्ट पर्सोनल एट मेंबर इंस्टीट्यूशन, जो मेंबर इंस्टीट्यूशन हैं उनके पर्सोनल को अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है वो देना, to adopt and develop international standard practices and a code of conduct in the above field of activity, यानी आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना, उसे इंप्लीमेंट करवाना और जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर आना, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रैक्टिस करवाना, ये सब काम होता है। अगला है टू डिवाइस स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस, टू फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट इफ एनी बिटवीन मेंबर इंस्टीट्यूशंस, ये पीछे आपसे चर्चा की गई, एक मध्यस्थता का काम भी करता है, आर्बिट्रेटर का भी काम करेगा अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। टू डेवलप स्टैंडर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को डेवलप करना ताकि चीजें क्लियर हों, कम से कम डिस्प्यूट अराइज हो पाए। टू अज्यूम एनी अदर रिलेवेंट रूल फैसिलिटेटिंग स्मूथ एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सेड मार्केट, इस मार्केट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और भी जो आवश्यक कदम होते हैं वो फिम्डा उठाता है। तो फिम्डा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है, इसको ठीक से समझिएगा। आज हमने बातचीत की इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जो लगभग कॉल मनी मार्केट की तरह काम करता है। दोनों में अंतर क्या है ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की। और फिम्डा जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है, ये कोई रेगुलेटरी बॉडी बेसिकली आरबीआई की तरह नहीं, एक वॉलंटरी बॉडी बेसिकली है, उसके अंतर्गत काम करता है और मार्केट के अंदर डेरिवेटिव मार्केट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के मार्केट को स्मूथ बनाना, उसको स्टैंडर्ड बनाना, उसको प्रमोट करना और मीडिएटर के रूप में काम करना, फंक्शंस अभी हमने सारे पढ़े, इसके रूप में काम करता है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के लिए जो आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया था हमारे सारे ही महापैक पर, अब वो समाप्त होने वाला है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए वो ऑफर था 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, तो समाप्त होने वाला है। इस ऑफर के अंतर्गत आपको हमारे सारे ही महापैक पर 60% तक का ऑफ मिल रहा है और आपको 200 का एडिशनल डिस्काउंट और भी मिल रहा है। इस ऑफ के अलावा 200 का एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है $200, यहाँ पर कूपन कोड लिखा हुआ है $200। 60% का तक का डिस्काउंट आपको, उसके लिए कोई कूपन कोड नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप 200 का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड है $200। ये हमारे सारे ही महापैक्स पर एप्लीकेबल है, हमारे सारे लाइव बैचेस पर एप्लीकेबल है, जेआईबी सीआईबी के कंबाइंड महापैक पर भी है। इन महापैक्स की जानकारी मैं हर क्लास में आपको लगातार देता रहता हूँ। जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक आपके लिए एक ऐसा महापैक है जो आपके जेआईबी महापैक की पूरी फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराता है, सीआईबी का साथ ही साथ इलेक्टिव पेपर भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, 2 वैलिडिटी में आता है। अभी इसकी फीस कम दिख रही है क्योंकि अभी आपके लिए 16 जुलाई तक इस पर ऑफर है। अगर हम इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो बिल्कुल न्यू बैच है आपके लिए, फाउंडेशन बैच जेआईबी के लिए इस पर भी, और फाउंडेशन जो आपका नवंबर 2025 के लिए बैच है इस पर भी आपके लिए, दोनों नवंबर 2025 के लिए। वो ये थोड़ा सा ओल्ड बैच है, ये एकदम न्यूएस्ट बैच है जो आपके लिए लॉन्च किया गया है अभी। इस पर भी आपको ये ऑफर की सुविधा मिलेगी। अगर आपका सिर्फ एक ही पेपर रुका हुआ है तो आप सिर्फ एक सिंगल पेपर भी परचेज कर सकते हैं, चारों ही आपके लिए यहाँ पर एग्जाम के पेपर्स उपलब्ध हैं। सारे पेपर्स पर भी ऑफर आपको दिख रहा है। इसके अलावा फिजिकल बुक्स आपके लिए आ चुकी है मार्केट में, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा रिव्यू है, बैंकर्स एज नाम से आपको चारों ही विषय पर मिलेगी। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं वहां पर आपके सवालों के जवाब के साथ लगातार बना रहता हूं। तो फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, वापस आपसे मैं मिलूंगा मॉड्यूल डी के और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।